जिसे सिर्फ ज्ञान या मोक्ष या बुद्धि या मनोरंजन या समग्रता की पहचान बनाने के लिए जिन्होंने दर्शन किया, आज उन्हीं को हम उनके निकष पर परखने की कोशिश करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूँ। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि एक कंपनी है ISO 1990 और लगभग सारे ऑफिसेस उनसे सर्टिफिकेशन लेते हैं कि किस तरह से हमारा ऑफिस एक बेहतर मैनेजमेंट का हिस्सा है। मैं क्योंकि फूड कॉरपोरेशन में था और एक मैनेजर के रूप में काम कर रहा था, तो हमें भी निर्देश आए थे कि आपका जो कार्यालय है उसको ISO 1990 से आप सर्टिफाई कराएं। तो हमको लगा कोई बड़ी चीज़ होगी और ये तो करना ही चाहिए, आफ्टर ऑल मैनेजमेंट का हिस्सा है तो इसका सर्टिफिकेशन तो मिलना ही चाहिए। हमको नहीं मालूम था कि हम लोग 30-40 साल से यही कर रहे हैं, पर क्योंकि निर्देश है तो भी है। उस संस्था के कुछ 3-4 लोग आए और उन्होंने बताया हमें कि देखिए आप लोगों को कुछ नहीं आता है मैनेजमेंट के बारे में, जो हम कहें वो आपको करना है, नेचुरली है, हम लोग तो करना ही है। उन्होंने बताया देखिए 4 कलर की आप फाइलें लीजिए, एक पीली, एक हरी, एक लाल और एक सफ़ेद। जो पेंडिंग होगी वो इसमें जाएगा, जो काम चल रहा है वो हरे कलर में जाएगी, जिस पर एक्शन हो चुका है वो इसमें जाएगी, जो बंद हो गई है वो लाल फाइल में जाएगी। आपके 4 ऐसे कागज के वो भी बना लीजिए, पैकेट्स भी बना लीजिए, उसमें सारी फाइलें रखिए। आपके अलमारी होंगी वो भी इस कलर की होंगी, इस कलर की होंगी। आपके लेटर पैड छपेंगे वो भी इस तरह के होंगे और ये आपको करना है, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। हम थोड़ी चिंता में आ गए, हम तो यही पहले करते थे, पहले कपड़े के पोटले में बांध देते थे, एक ही कलर के होते थे पोटलियाँ, मालूम नहीं पड़ता था कि कौन सा पेंडिंग है कौन सा नहीं है। पर अब अच्छा हो गया, 4 कलर के अलग अलग हो गए, अब काम बहुत जल्दी होगा। मैं शायद 2010 में रिटायर हुआ था, उसके 10 साल पहले की 2000 की बात थी ये, जब हमने किया था। और मुझे बहुत खुशी हुई आज भी जानकर कि जितने कागज तब पेंडिंग रहते थे अभी भी उतने तो एक प्रबंधन का पहला प्रिंसिपल है कि आप दूसरों को बता दो क्या करना है, बस सब ठीक हो जाएगा, और वही सिर्फ पलट। लेकिन भरत मुनि ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा यही करना है और जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप भी करिए। और किस प्रबंधन की बात करें कि देवताओं को कहना पड़ा कि हम तो इस कुछ करने के लायक नहीं हैं, हम तो सिर्फ भाव रूप में हम कैसे कुछ कर सकते हैं। ये जो साक्षात रूप में है वहां जो बैठे हैं वो एक कुशल प्रबंधक हैं और वो ही करवा सकते हैं इन चीज़ों को। तो स्वयं वहां आकर उन्होंने कहा कि हम लोग आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप कुछ इस तरह की चीज़ें करें कि नाटक हो और सबका मनोरंजन हो, जो दुखी है वो सुखी हो जाए। और महर्षि के प्रबंधन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, हम सब मानते हैं कि मैनेजमेंट मतलब अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करना। आज जिनके पास ऐसा सैमसंग सरीका, मेरे सरीका फोन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जेब में आईफोन रखा हो तो उनके क्या है, मेरा देना आईफोन। तो वो जो ब्रांडिंग है वो भरत मुनि ने अपने पहले अध्याय से शुरू करी है। उन्होंने कहा देखो भाई, ये मैंने नहीं लिखा है, ये तो ब्रह्मा जी ने लिखा है खुद, और उन्होंने कहा है कि ये क्योंकि सब चीजें होनी है इसलिए इसको रख रहे हैं हम, और 4 वेद का इसमें करा है, इसलिए ये 5वां वेद है। आप किसकी हिम्मत के वेद को नहीं माने। पहली लाइन से उन्होंने अपना ब्रांड क्लियर कर दिया कि 5वां वेद है। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कोटा रहेगा, सबके लिए है, सबको पढ़ना है, सबको करना है, कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर ये स्टॉप नहीं दिया जा सके। फर्स्ट बहुत क्लियर उनको मालूम है कि मेरा टारगेट कौन है। प्रबंधन का इससे अच्छा उदाहरण तो शायद बिल गेट्स को भी नहीं मालूम होगा। लेकिन जब
भरत मुनि कहते हैं कि ये ठीक है, सबके लिए होगा, सबको करना है, लेकिन उन सारी शर्तों को मानना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। ब्रांडिंग में स्पेशलाइजेशन की ही बात करते हैं, और बात करते हैं स्पेशलाइजेशन में हर कार्य का विभाजन। ये भी एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि कार्य का विभाजन होना चाहिए। बहुत मशहूर कंपनी है फोर्ड, जो जिसकी पहली मोटर कार बहुत फेमस हुई थी, वो अपने बिजनेस में सिर्फ इसलिए सफल हुए थे कि पहले सारी चीज़ें एक ही जगह बनती थी, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए कि यहाँ पर एक्सल बनेगा, यहाँ पर इंजन बनेगा, यहाँ बॉडी बनेगी, और वर्ल्ड में इस कारण फेमस हुए। इसी तरह से भरत मुनि ने भी आर्किटेक्चर को भी लिया, उन्होंने कहा ये अलग रखो, सेकंड में हो गया ना नाट्य का तैयार, चलो अब अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने और तो और देवताओं को भी इकट्ठा कर लिया। उनके देखे साहब ठीक है, आप देवता हैं, हमारे पूज्य हैं, पर नाटक में हमको ज़रूरत पड़ेगी, आप यहाँ खड़े रहो, आप यहाँ खड़े रहो। और क्योंकि मार्केट तो दर्शक है और उसमें लिक्विडिटी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वरुण देवता आप उधर हैं। नेपथ्य के लिए भी उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ करी। एक तरफ तो यम को खड़ा करा, दूसरी तरफ नियति को खड़ा करा। इससे बड़ी वास्तविकता और कटु सत्य को सामने रखने वाला और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। मैनेजमेंट भी है, दर्शन भी है, धर्म भी है और कला भी है। ये प्रबंधन का कितना सुंदर समग्रता करने वाला उदाहरण है कि वो इन सब चीजों को इकट्ठी कर लेते हैं। गुणवत्ता प्रबंधन भी एक प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, और गुणवत्ता के लिए ही भरत मुनि उन चीजों के बारे में बात करते हैं कि यदि आप हस्त मुद्राएं कर रहे हैं और यदि एक अनामिका इधर से इधर हो गई तो इसका क्या अर्थ निकलेगा। यदि एक व्यक्ति खड़ा है और सिर्फ इस तरह से बोल रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरे लोग नहीं सुन रहे। ये जो स्थिति गुणवत्ता का ध्यान रख सकते हैं, जिनको प्रदर्शन तो करना है लेकिन बहुत क्लियरली कि ये वाला हिस्सा है, इसकी गुणवत्ता कायम करनी पड़ेगी। इस तरह से खड़े रहोगे, ये आपके अंगहार होंगे, ये आपको इस तरह से अभिनय करने की छूट है, आपको ये नहीं करना है कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि मंच पे भोजन का कार्यक्रम रख लें या मृत्यु का दृश्य दिखा दें। वो नेग्लेक्ट भी करते हैं उन चीज़ों को जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है। आज तो वे चीज़ें आवश्यक हैं जो हमको लगता है कि नहीं देखना चाहिए और हमें ज़बरदस्ती दिखाया जाता है। वो सिर्फ उनका विमर्श है जो भरत मुनि को एक तरह से नकारते हैं। फेयल का एक और सिद्धांत है कि दर्शकों की, ग्राहकों की, उनके शब्द ग्राहकों की है। भरत मुनि अपने प्रेक्षकों को ग्राहक नहीं मानते हैं, वे तो सामाजिक मानते हैं और सहृदय मानते हैं कि जो हमारे जैसा है वो हमारे साथ हो सकता है। हम बेचने के लिए नहीं आए, हम तो आपके साथ दिल से दिल जुड़ाने के लिए आए। और वो उनकी अपेक्षाओं को जानकर अपनी चीजों को प्रस्तुत करना। भरत मुनि लोक धर्म की जब बात करते हैं तो यही कहते हैं कि हमको जो चीजें करनी है वो सिद्ध तो वहीं से, सिद्धि वहीं से मिलेगी जो हमारे आसपास का समाज है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारा जीवन का रहन सहन का ढंग है। हमारी सिद्धि, हमारे कार्यक्रम की सिद्धि, हमारी रस निष्पत्ति तभी होगी जब हम अपने आसपास के समाज को समझेंगे, जानेंगे और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। फेयल को नहीं मालूम था कि हमारे यहाँ 2000 साल पहले कोई आदमी ऐसा लिख गया था। उन्होंने तो अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग में से कुछ चीजें निकाली थी जो लोगों को दे रहे थे। एक और बात है, वो जो आगे के भविष्य की बात करने वाली बात है। भरत मुनि
का ब्रांड इतना एस्टेब्लिश हो चुका था कि उसके कई सालों बाद जब स्वर्ग में नहुष राजा पदासीन हुए तो उन्होंने कहा कि वो जो हमारी जो कला विलुप्त हो गई हम फिर से लाएं उसे, और फिर से वो भरत मुनि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जो श्राप मिला है मैं निवेदन करूंगा देवताओं से कि उस श्राप से इनको मुक्ति दें ताकि ये फिर से अपनी चीज़ों को लोगों के अंदर ले जा सकें और उन चीज़ों को उस तरह से प्रस्तुत कर सकें जिससे समाज में जागृति आए, जिससे समाज में एक नए कल्पनाओं का जागरण हो और वे एक विकसित समाज की स्थापना कर सके। कितने साल पहले उन्होंने अपने आगे आने वाले भविष्य की बात कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे जो 100 मानस पुत्र हैं, मानस पुत्रों को भी उन्होंने अपनी जवाबदारी दे दी कि ये जो पुत्र है ये मेरे आगे की परंपरा को चलाएगा, ये जो मेरे पुत्र हैं ये इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे और उनकी अपेक्षा वो जो सामाजिक है, वो जो सहृदय हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार अपने कार्य को करेंगे, तब रंगमंच सिद्ध होगा। ग्राहक की संतुष्टि की बात एक और सिद्धांत प्रिंसिपल है कि ग्राहक की संतुष्टि, हमारे भी मानते हैं कि ग्राहक देवता, अतिथि भी देवता मानते हैं, ग्राहक को दुकानदार मानते हैं कि आप तो हमारे देवता हैं, जो आप कहेंगे वैसा हमको करना है। और यही चीज़ भरत मुनि भी मानते हैं कि हमारी जो मनोभाव है वो अपनी तरह हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रेक्षागृह में बैठे हैं वे भी हमारी उनकी अपेक्षाओं के अनुसार हम अपने आप को खरा साबित कर सकें। बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए आश्चर्य की बात है कि जब नाटक अमृत मंथन हो रहा था तो वहां पर असुर भी थे और सुर भी थे, सामान्य दर्शक भी रहे होंगे, और उनके सामने उनकी ही बुराई कर देना और इसलिए कि आपने ये गलत किया था और ये सही हुआ था और ये चीजें इस तरह से हुई हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। हिम्मत की बात नहीं कहूँगा क्योंकि कला रूप में प्रस्तुत हुई होगी तो उसमें कोई आंदोलन चलाने की बात नहीं हुई होगी। ठीक है, उनमें से एक असुर को गुस्सा भी आया, उन्होंने फिर जो जो चीज़ें करी वो सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद में डैमेज कंट्रोल भी जानते थे कि किस तरह से चीज़ों को सुधारा भी जा सकता है। तब उन्होंने फिर से देवताओं से भी निवेदन किया कि भाई ऐसा ऐसा हो जाता है नाटक में, इसलिए आपको सबको ड्यूटी निभानी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दी। आज हम जिस जर्जर की स्थापना की बात करते हैं, आज बहुत खूबसूरत सा एक इंद्रध्वज सरी का जर्जर लेकर आते हैं, सारे कलाकार उसकी पूजन भी करते हैं, पर एक विशेषज्ञ आदरणीय कमलेश दत्त जी त्रिपाठी से जब मेरी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा यदि राक्षसों को भगाने के लिए या रंगमंच की रक्षा करने के लिए कुछ दिया होगा तो झंडा तो नहीं दिया होगा, दिया तो डंडा ही होगा, और वही रक्षा कर सकता था, वही अनुशासन में रख सकता था। बाकी यदि बोलने से हो जाता कि देखो भाइयों बहुत भीड़ है, आप लोग यहीं रुक जाओ, अभी अखाड़ों को स्नान करने दो, तो नहीं होता, तब तो हादसा ही होता है। वो इंद्र का ध्वज ही था जो भरत मुनि ने उस समय अपने नाट्य शास्त्र में स्थापित कर दिया कि यदि अनुशासन रहेगा तो हमारा रंगमंच सिद्ध हो जाएगा। ये प्रबंधन का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि अनुशासन के साथ दंड भी आवश्यक है, और किस तरह से हमारी इन चीजों को विसराई नहीं दिया गया, बल्कि जानबूझकर उन चीजों के अगेंस्ट करने की कोशिश की गई कि देखो यदि ये नहीं करोगे तो तुम थिएटर के आदमी नहीं हो, ये तो जरूरी है, ये चीजें हैं, ये नहीं करना, ये तो बढ़िया सा एक होना चाहिए, शाम को बैठक होनी चाहिए, तब तो आर्टिस्ट है, वरना क्या मतलब है। आपके भाव ही नहीं आएंगे जब तक आप
दूसरी चीज़ें नहीं करें। पर भरत मुनि जानते थे कि यदि हमें अनुशासित नहीं रखा गया रंगमंच के इन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं नुकसान जितना समाज का है उससे ज़्यादा रंगमंच का होगा। हालांकि वो आलेख तो दे ही दिया है, आप उसमें से पढ़ ही लेंगे। मोबाइल पे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए बीच बीच में व्यवधान ज़रूर आता रहता है। ये शायद क्योंकि मैं इतना अच्छा प्रबंधक नहीं रहा, न सरकारी नौकरी में न उसके बाद, तो इस कारण थोड़ी सी गड़बड़ तो स्वाभाविक है। और क्योंकि शायद भरत मुनि को ठीक से पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए हों, या समझने की सामर्थ्य नहीं रहा होगा, इस कारण हम उन चीज़ों को ग्राह्य नहीं कर पाए। पर ये चीज़ हमको मानना पड़ेगी कि आज के जितने भी प्रबंधन के सिद्धांत हैं, औद्योगिक प्रबंधन को छोड़कर, हालांकि त्रिगत वर्ग में फल की प्राप्ति में अर्थ की प्राप्ति भी महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे लोग आज इस मैनेजमेंट को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें से अर्थ की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और वो उनका प्रबंधन भी अच्छा होता है और वो बेहतर काम भी कर लेते हैं। पर कुछ हैं जो मानते हैं कि ठीक है ये चीज़ें तो हैं ही, पर क्योंकि उनका मूल रूप से उद्देश्य रस निष्पत्ति का रहा होगा, इसलिए हम सारी चीज़ों को उसके लिए अर्पित कर दें, और तब हम यदि अपना कुछ भी करते हैं तो शायद इस अर्थ से वो अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। मेरा प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा है ये जी, कि जिस तरह से वेद हम माने संस्कृत में थे जी, और उसकी उनकी बातों को हर काल में, जैसे आदि शंकराचार्य की बात करें तो जब कर्मकांड का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया तो उन्होंने अद्वैत को पुनः स्थापित किया। फिर कबीर आते हैं और कबीर ने फिर ही उस अद्वैत को कहीं ना कहीं फिर से बहुत सरलीकृत किया। तुलसी की हम बात करें तो रामचरितमानस के माध्यम से फिर से किया। अब नाट्य शास्त्र भी संस्कृत में रहा, तो एक तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो आज रंगमंच की पूरी अवधारणा है, चाहे वो हम भारतीय रंगमंच की बात कर लें या फिर स्पेसिफिक करके हिंदी मराठी इन सब रंगमंच की बात कर लें, आप जिस कुशल प्रबंधन की बात कर रहे हैं और इतना विस्तृत और व्यापक ग्रंथ होने के बाद भी वो हम कहाँ चूक गए, या क्या हुआ कि वो चीज़ हमारे आज के रंगमंच में परिलक्षित नहीं हो रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या इसका एक कारण ये रहा कि हमने नाट्य शास्त्र को उठा के सिर्फ एक भाषा के स्तर पर संस्कृत नाट्य परंपरा में या संस्कृत नाटकों के लिए रख दिया? क्या कारण थे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो चीज़ आज हमारे आसपास नहीं दिखाई दे रही? कुछ कहीं स्तर पे है, ये मैं नहीं कह रहा कि टोटलिटी में सब जगह खराब है, लेकिन जो होना चाहिए था, जब आप बात कर रहे हैं कि इतना अच्छा प्रबंधन, इतनी विस्तृत चीज़ें हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि हर चीज़ के बारे में इतना डिटेल लिखा है उन्होंने, तो क्या कारण हुए? धर्म के हिसाब से तो एक तरह से डिकोड हुआ है हर काल में, चाहे वो आप शंकराचार्य की बात करें, कबीर की बात करें, संत की तुलसी की बात करें, और उसके बीच में भी तमाम संत आए, तो उनने तो क्या हम डिकोड करने में नाकाम रहे? क्या हुआ सर? एक कारण तो ये रहा कि लगभग 1000 साल तक ये प्रयास होता रहा कि हमारे समस्त ज्ञान को निकृष्ट बताने का एक बहुत शानदार प्रयास होता रहा। धर्म सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि वो अगले जन्म से जुड़ा था। नाटक इसलिए मर गया क्योंकि वो इस जन्म से जुड़ा था। उन्होंने कहा इसके करने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और बीच के कालों में तो मनोरंजन की सारी गतिविधियां निषेधित थी। यदि चाक्यार कर रहे थे तो सिर्फ मंदिरों में कर रहे थे, और वहाँ भी हमारे लिए बहुत कलंकित शब्द के प्रयोग किए जाने लगे कि देवदासियाँ क्या थीं। वो एक तरह का विमर्श जो गढ़ा गया, और उसके बाद आज़ादी के बाद तो और कोशिश हुई कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ें सामने आ जाए। और क्योंकि कुछ कट्टरता विशेष
भाषा के कारण भी आई कि उन्होंने कहा कि ये है और ये तो देव भाषा है, इसे कहीं भी जन भाषा में यदि हुआ तो इसका सब अर्थ खत्म हो जाएगा। और उसका मूल कारण भी रहा कि इसे कहीं जोड़ लें कर्मकांड से, तो हो सकता है कि यदि यहाँ पर कुछ भी हो तो हमारा चल जाएगा काम। तो दो चीज़ों के कारण समाज को जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और जो दूसरी चीज़ें हावी हुई उसके कारण ये सारा का सारा हमारा जो प्राचीन एक ही क्यों में सिर्फ भरतनाट्य शास्त्र की क्यों बात करें, अभिनव भारती तो 10वीं शताब्दी में हुए थे, आज भी उनके बारे में नहीं मालूम। और भी चलिए छोड़िए, धनंजय तो मध्य प्रदेश के ही है, धनंजय के बारे में मध्य प्रदेश का कहीं भी कुछ नहीं मालूम। धार में भोज उत्सव मनाया जाता है, धनंजय का कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि तो बेचारा लेखक था ना, उसकी क्या औकात। राजा तो राजा भोज है, उसकी तो होना चाहिए। तो वो एक जो मानसिकता गढ़ी गई हमारे लिए, गलती हमारी भी थी कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं दे सके जो देना था। धीरे धीरे प्रयास हुआ है, और शायद इसी प्रयास का ये फल है कि भरत मुनि स्मृति महोत्सव मनाने तो लगे हैं। एक प्रश्न मैं करना चाहती हूँ। जी अभी जैसे संजय जी ने कहा जी, कि ये क्यों ऐसा रह गया मेरे को आवाज़ थोड़ा जोर से। सदस्यों में या जो भी कलाकारों में, तो इसके लिए आपका सोच क्या है कि क्या प्रयास किए जाना चाहिए कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी कर सकें? नहीं, कुछ तो जैसे हम यदि उनकी बात करें, भरतनाट्य शास्त्र का एक संक्षिप्त संस्करण राधा वल्लभ जी त्रिपाठी ने बहुत सुंदर निकाला। देवराज अंकुर जी ने भी उस पर एक किताब लिखी। अभिनव भारती पर इस तरह का कोई छोटा नहीं निकला है। धनंजय की जो किताब है उसका भी कहीं ऐसा संक्षिप्त रूप नहीं निकला है। ये कोशिश की जा सकती है कि इन सारे ग्रंथों को कहीं कहीं छोटे छोटे रूप में, बड़ों को दिए तो या मेरी उम्र के लोगों को देने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग ज़्यादातर चीज़ें अंदर रख लेते हैं, बाहर देने में थोड़ी सी संकोच करते हैं। लेकिन बच्चे हैं जो बिना किसी आत्मीयता के, ट्रेन जा रही है तो हाथ हिला के आनंद लेते हैं, उनको यदि देंगे तो शायद ये चीज़ें बहुत तेजी से फैल जाएंगी। मेरा इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न जिज्ञासा कि जो आपने कहा कि हमने किताब तो कर दी है, लेकिन क्या हमारे जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हैं या जो नाट्य विद्यालय हैं, क्योंकि जब तक हम इसको स्प्रेड उनके इसके स्तर पर नहीं करेंगे, क्या ये वहाँ अभी भी अडॉप्ट किया गया है या नहीं किया गया? कठिन प्रश्न है, नीति निर्धारक लोग इसका ज़्यादा अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। उनके यहाँ तो भरत मुनि क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए इस पर विमर्श होता है। उनका कहना है कि ये जो अनुभाव और विभाव की आप जो बात कर रहे हैं, स्तंभन क्या होता है और स्वेदन क्या होता है, ये तो कोई ऐसा होता है कि आजकल किसी को देख के वो कांपने लगे और हिचकी खा के रोने लगे। मैंने सिर्फ यही पूछा था उनसे कि शोले में गोली खाने के बाद 10 मिनट तक डायलॉग बोला था अमिताभ बच्चन, तो सारे हॉल में तालियां में, तो क्या गजब का एक्टर है। 10 मिनट बाद कौन जीता है ये बताओ, गोली लगने के कितने मिनट में मर जाता है। पर अमिताभ बच्चन वो कर सकता है और उसके लिए सब क्षम्य है, तो भरत मुनि के लिए क्यों नहीं क्षम्य? पर जहाँ तक इन चीज़ों का सवाल है, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उन्हें भी जो भरत वाक्य है भरत मुनि का, कि इससे बुद्धि भी श्रेष्ठ होगी। तो हम यही प्रार्थना, हम भरत वाक्य बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, विवेक कभी रख लें। और बहुत सारी चीज़ें मैं यही कहता हूँ कि भरत मुनि को यदि सिर्फ ये मान लेंगे कि ये सिर्फ नाटक का शास्त्र है तो निश्चित रूप से नकारे जाएंगे। नाटक से मेरा मतलब सिर्फ नाटक नहीं, बल्कि नृत्य भी, संगीत भी या दूसरी चीज़ें भी। जब इसे आप ये मानेंगे कि ये तो एक आवश्यक ग्रंथ है सब चीज़ के लिए, तब आ जाएगा। बराबर।
मैं एक सुझाव रखना चाहती हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ जी कि क्या हम लोग अपने स्तर पे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा पे काफ़ी काम चल रहा है। तो एक तो ये हो सकता है कि उसमें कुछ किताबें इस तरह की लिखी जाएं, दूसरा रिसर्च के लिए, शोध कार्य के लिए इस तरह के विषय दिया जाए, तीसरा इस तरह के व्याख्यान प्रदर्शन हो, और जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे भरत मुनि महोत्सव हुआ, इस तरह के महोत्सव और हो, तो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या कारण है कि भरत मुनि इतना बड़ा नाम है, लेकिन मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पे भी आपने देखा होगा ना तो कोई भरत मुनि सम्मान है, ना ही भरत मुनि के नाम पे कोई एकेडमी है, और ना ही कोई फेलोशिप दी जाती है। तो ये मतलब हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में हम जिसकी बात कर रहे हैं आज, हम उसको कहाँ पर रखते हैं? नहीं, इसीलिए संस्कार भारती ने अपना जो कला महोत्सव हुआ था वो तब से भरत मुनि सम्मान देना शुरू किया। शुरू ही हुआ है। तो संस्कार भारती ने ये पहल रखी है, और संस्कार भारती पहली संस्था ऐसी है जो भरत मुनि महोत्सव करके सब जगह उनके विचारों का हमारे आयुष्य से जुड़े हुए विचारों से कैसे मिलती है वो बताने की कोशिश करते हैं। दो साल पहले ही हमने बेंगलोर में भरत मुनि सम्मान शुरू किया है जी। और अच्छी बात ये कि कहीं ना कहीं तो सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बिल्कुल एक निर्देश पे आया है कि भारंगम शुरू हो रहा है, तो भरत मुनि से रिलेटेड कुछ करिए जी। तो कहीं ना कहीं अंकुर तो फूटा ही है। चाहे जमीन कितनी भी कड़ी हो, चाहे पानी न दिया जा रहा हो, तो भी घास का टुकड़ा पत्थर तोड़कर भी निकल तो आया है। और यही हमारी पहल है। और किसी से पूछना है कुछ? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं संस्कार भारती और कालिदास संस्कार के अंतर्गत अब ये प्रयास बहुत पुरजोर तरीके से शुरू हो गए हैं। हमने सभी विषयों में इनको एक एक इकाई में, हर पाठ्यक्रम में ज्ञान परंपरा का जोड़ दिया है, और वो पढ़ाया भी जा रहा है, और उस पर पुस्तकें भी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए अभी ही ज्ञान महाकुंभ, हमने कुंभ में एक स्टॉल लगाया था जिसमें 45 किताबें भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो हमारे विभाग से प्रकाशित हुई है उनको वहाँ पर प्रदर्शन के लिए रखा गया था, और साथ ही QR कोड से उसको ऐसा भी मतलब QR कोड भी रखा गया था कि कोई वहाँ ना पढ़ पाए तो उस कोड को स्कैन करके वो घर पर भी आराम से पढ़ सकता है। ये और आज अवकाश भी था तो मैं यहाँ सुन पाई और यहाँ पर बैठ पाई, तो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी कि आपने बहुत सुंदर आपका व्याख्यान था। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जो हमारे प्रयास हैं वो केवल उन लोगों के लिए हैं जो पारंपरिक पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़कर उनके लिए उसकी उतनी उपयोगिता होगी या नहीं मुझे नहीं मालूम। वो एक डिग्री की तरह से बाद में रोजगार से जुड़ेंगे। लेकिन ये जो कार्यक्रम है उसका जो स्वरूप है कि हम प्रस्तुति, जो कलाकार हैं, जैसे अभी संजय जी ने कहा, जो कलाकार हैं वो भी उस मानक को समझें और उसको प्रयोग में लाएं जो नाट्य शास्त्र के दिए गए हैं। तो जो कलाकार हैं उनकी प्रस्तुतियां जो होती हैं उनको मात्र मनोरंजन की तरह से ना दिखा जाए, बल्कि उनके साथ इस तरह से जो आज कार्यक्रम हो रहा है इस विमर्श को भी जोड़ा जाए कि ताकि वो उसके शास्त्र को भी समझें और अपनी प्रस्तुतियों में उसको उतारने का व्यवहारिक प्रयास भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।